वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। पहले देखते हैं हेरिडिटी का क्या मतलब होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हेरिडिटी। नाम से ही पता चला हेरिडिटी मीन्स किसी भी चीज का ट्रांसमिशन होना। तो क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, किसका, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हेरिडिटी। द नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कुछ भी डिफरेंस क्रिएट होना। जैसे दो इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग होते हैं, दो इंडिविजुअल होते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे से सेम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में क्या होता है, वेरिएशन होता है। The difference in the character among the individual of a species is called variation. Variation क्या होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएशन। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ आर ईयर इज कॉल्ड ईयर लोब। ये जो हमारे ईयर का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईयर लोब। क्या बोलते हैं, ईयर लोब बोलते हैं। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग एट इज कॉल्ड द फ्री ईयर लोब। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं कि इनका ये जो ईयर लोब होता है ये हैंग करता रहता है, मीन्स ये इससे अटैच नहीं रहता, नेक रीजन से हमारे अटैच नहीं रहता, ये फ्री रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री ईयर लोब। और कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनका ये क्लोजली अटैच किससे होता है, हेड से अटैच होता है, एंड इट इज कॉल्ड अटैच्ड ईयर लोब। कुछ कुछ का अटैच होता है, सब आ जाके अपने घर पे देखेंगे किसका ईयर लोब अटैच है, किसका ईयर लोब जो है फ्री है। जैसे ऐसे फ्रीली मूव करेगा तो उसे बोलते हैं फ्री ईयर लोब, मींस इससे हेड रीजन से अटैच नहीं रहेगा, उसे बोलते हैं फ्री ईयर लोब। और जिसका ये ईयर लोब जो होता है हेड रीजन से अटैच रहता है, इस तरीके से पूरा टोटली अटैच रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। तो ये क्या हो रहा है, कुछ पीपल्स में फ्री ईयर लोब प्रेजेंट है, कुछ में क्या प्रेजेंट है, अटैच्ड ईयर लोब। तो ये क्या है, वेरिएशन है दो इंडिविजुअल के बीच में। The next is chromosome is a thread-like structure in the nucleus of a cell formed of DNA which carries the gene. क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, देखो ऐसे सीक्वेंसिंग हम याद रखते हैं। क्रोमोसोम जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, और इस डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है। ये सीक्वेंस है याद करने का। क्या क्या है, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन है। ये डीएनए करता क्या, ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जीन है, और यही जो जीन होता है ये पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। मींस जिसकी वजह से हमारे कुछ कैरेक्टर जो होते हैं मींस हमारे पेरेंट्स से क्या होते हैं, मैच करते हैं, इसी जीन की वजह से मैच करता है। जीन आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी अभी हमने पढ़ा था, हेरिडिटी क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में, ये ऑफस्प्रिंग में, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। अब ये कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर कौन करता है, जीन करता है कैरेक्टर को ट्रांसफर, विच ट्रांसफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और ये ट्रांसमिशन किस समय होता है, रिप्रोडक्शन के समय। आधे कैरेक्टर हमारे अपने फादर से मैच करते हैं, और आधे कैरेक्टर हमारे किससे मैच करते हैं, मदर से मैच करते हैं। क्यों मैच करते हैं, क्योंकि ये जीन क्या होता है, पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है। देन जीन वर्क इन पेयर। याद रखना, जीन हमेशा पेयरिंग में वर्क करते, कभी भी इंडिविजुअल जीन वर्क नहीं करते। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, ये सब जीन है, और सारे जीन कैसे हैं, पेयर फॉर्म में हैं, इंडिविजुअल नहीं होते। जीन हमेशा पेयर में एक्ट करते हैं। पहले जब मेंडल ने अपनी डिस्कवरी की थी, मेंडल ने जब डिस्कवरी किया था, पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, अभी हम आगे स्टडी करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेंडल ने यहाँ पे फैक्टर बताया था। मेंडल ने ये कहा था कि पेरेंट्स से जो चीज़ प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रही, इन्होंने तो इतना बताया था कि ये वेरिएशन क्यों हो रहा है, मतलब हमारे कैरेक्टर कुछ हमारे पेरेंट्स से क्यों मैच कर रहे हैं, क्यों मैच कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही, पेरेंट्स से हमारी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रही। तो मेंडल ने उसका नाम दिया था फैक्टर। क्या बताया था मेंडल ने, फैक्टर कहा था। मेंडल ने कहा था फैक्टर होता है जो पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। बट इसको, इस फैक्टर को अब क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। अब एक डोमिनेंट जीन होता है और एक होता है रिसेसिव जीन। देखते डोमिनेंट जीन क्या होता है, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन।
डोमिनेंट जीन का मतलब हो गया, जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी क्या है, वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। तो जो चीज़ डोमिनेंट होगी, घर में जो बड़ा होता है वो जो बोलता वही सारे छोटे काम करते हैं। तो ये कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, तो ये क्या करेगा, यही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। ये बोलेगा स्मॉल टी से, मैं बड़ा हूँ, मैं अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करूंगा, तुम छोटे, तुम अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करोगे। तो ये अल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट है, लेकिन तब भी ये जो कैपिटल टी है यही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी अपने कैरेक्टर को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट जीन बोलते हैं। इसमें देखो लिखा है, द जीन विच डिसाइड द अपीयरेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव जीन। अल्टरनेटिव जीन मीन्स और भी जीन प्रेजेंट है, बट इसमें स्मॉल टी, कैपिटल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी नहीं करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डोमिनेंट जीन। देन नेक्स्ट आता है रिसेसिव जीन, द जीन which can decide the appearances of an organism only in the presence of another identical gene। अब जब स्मॉल टी प्रेजेंट है, दोनों ही छोटे हैं, इसमें तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो छोटे हैं तो छोटे ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है आइडेंटिकल जीन, मीन्स अगर जीन सेम है तो यही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जीन सेम है, इसमें तो कोई बड़ा है नहीं, स्मॉल टी दोनों रेसिव हैं, तो यही स्मॉल टी क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। तो जो कैपिटल टी होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट, तो कैपिटल टी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट है। स्मॉल टी प्रेजेंट है तो उसमें वही आइडेंटिकल जीन है, वो रेसिव है, तो वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल ही एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, और साथ साथ में उनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक वर्क में। जितना भी कुछ जेनेटिक के बारे में बताया गया था, आधा से ज़्यादा जो है किसने बताया था, ग्रीगर मेंडल ने बताया था। इसीलिए ग्रीगर मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक भी कहा जाता है। ग्रीगर मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया क्या था, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में प्रॉपरली स्टडी किया था, विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वो भी बताया था कि किस तरीके से पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। इसीलिए तो उन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जेनेटिक के बारे में बहुत कुछ बताया था। देन मेंडल चूज पी प्लांट। अब मेंडल ने, इतने सारे प्लांट होते हैं, मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट को क्यों चूज किया? मेंडल के पी प्लांट के चूज के पीछे कुछ कारण हैं। मेंडल ने उसी को इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि जो पी प्लांट होता है उसकी तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती, कुछ टॉल होते हैं, कुछ डॉर्फ होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ रिंकल्ड होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, मीन्स बहुत सारी वैरायटी होती है पी प्लांट की, जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। और दूसरा कारण ये भी था, मेंडल जो है वो गार्डनिंग करते थे, उन्हें गार्डनिंग करना बहुत पसंद था। उनके घरों में सिर्फ और सिर्फ प्लांट थे, और तो उनके घरों में जो प्लांट थे जहाँ पे वो खेती करते थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा पी प्लांट था। तो उन्होंने ये देखा कि पी प्लांट की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट कर लिया था अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। कोई नए ऑफ फॉर्म, मतलब न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट की आपस में क्या कराते हैं, क्रॉसिंग कराते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। अब जैसे हाइब्रिड किसे बोलेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, अब ये क्या है, यही हाइब्रिड होगा। बाकी अगर हम लिखें कैपिटल टी दोनों तो है सेम है, तो ये प्योर हाइब्रिड है। बट ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये हाइब्रिड है। देन हाइब्रिड एक आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक क्या होता है, मोनो, नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, और डाई का मतलब हो गया जैसे कि दो। ठीक है, जिसमें एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और जिसे हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके उसकी क्रॉसिंग करा के नई वैरायटी बनाते हैं उसे बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है। स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी करना। जैसे कि एक हमने ले लिया टॉल प्लांट, एक हमने ले लिया डॉर्फ प्लांट, ऑफ अ पी प्लांट बाय देयर फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। अब देखते हैं भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली होता क्या। जैसे कि सबसे पहले मेंडल ने टॉल प्लांट की क्रॉसिंग किससे कराई थी,
डॉर्फ प्लांट के साथ कराई थी। किससे कराई थी? डॉर्फ प्लांट के साथ। तो एक ही पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है ना, सिर्फ और सिर्फ टॉल लिया है, उसमें वो छोटा बड़ा है वो अलग चीज हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें लिया। और डाई हाइब्रिड में क्या करते हैं? दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते। अब जैसे कैपिटल टी देन स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो रिजल्ट आए ये तो सारे टॉल प्लांट आए, ठीक है। अब इसी की क्या की थी मेंडल ने? सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी। अब हम सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये तीन कैसे आ रहे? टॉल प्लांट। तीन कैसे आ रहे? टॉल प्लांट। जैसे अभी बताया था कि जैसे कैपिटल टी है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी क्या डोमिनेंट है और स्मॉल टी क्या रेसिव है। तो ये तीन कैसे आ गए? टॉल प्लांट। 3 आर टॉल प्लांट। एक कैसा आया? एक डॉर्फ आया। एक प्लांट कैसा आया? डॉर्फ आया। तो मोनो हाइब्रिड रेशियो कितना आ रहा है? 3:1। तीन कैसे होते हैं? टॉल होते हैं। एक क्या होता है? डॉर्फ होता है। The next is dihybrid cross. Study the inheritance of two pair of contrasting character of pea plants such as a round yellow seed and wrinkled green seed. Dihybrid, डाई मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है? टू। मोनो का मतलब क्या था? सिंगल। तो उसमें क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। और वो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? राउंड येलो सीड और क्या होता है? रिंकल्ड ग्रीन सीड। क्या होता है? एक होता है राउंड येलो सीड, दूसरा क्या होता है? तो एक कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा कैरेक्टर ये हो गया, रिंकल्ड ग्रीन सीड हो गया। तो क्या करें हम? दो कैरेक्टर के बीच में क्रॉसिंग करा रहे, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी आगे क्रॉसिंग करके देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, मोनो हाइब्रिड रेशियो और मोनो हाइब्रिड रेशियो तो हमने पढ़ लिया कितना आता है। मोनो हाइब्रिड रेशियो 3:1 आता है। अब ये देखेंगे कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस से बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। किसको बताया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। पेपर में पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको एक्सप्लेन करता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको बताता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बताता है। फिर उसके बाद दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब हो गया जैसे कि गैमेट के फॉर्मेशन के समय जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय क्या होता है? गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है उस समय क्या होता है? कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं। कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? सेग्रीगेट हो रहे हैं। कैरेक्टर के सेग्रीगेशन की वजह से ही क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। इसी में मेंडल ने क्या बताया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया था। The next is law of independent assortment. इंडिपेंडेंट assortment से मेंडल ने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस से मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment से मेंडल ने किसको बताया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस हम बाद में देखेंगे। देखते मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने तो पहले क्या किया था? टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट की क्रॉसिंग कराई थी। टॉल प्लांट के लिए जो हम लेंगे एलील्स, वही उसी का हम जो है डॉर्फ प्लांट के लिए भी लेंगे। जैसे अगर हम डिफरेंट लेंगे तो कैरेक्टर हमारा मैच नहीं करेगा। इसके लिए क्या लेंगे? स्मॉल टी, कैपिटल टी, देन इधर लेते हैं स्मॉल टी, कैपिटल टी ये लिखा है, स्मॉल टी इसका लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। फिर मेंडल ने क्या की थी? इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी। क्या कराई थी? इसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराई थी। एक तरफ कैपिटल टी हम लिखेंगे और स्मॉल टी लिखेंगे, दूसरी तरफ हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है। ठीक है, देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। जीनोटिपिक रेशियो एक क्या है? ये प्योर टॉल प्लांट है। क्या है? ये प्योर टॉल प्लांट, क्योंकि कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट है। और दो कैसे हैं? दो हैं हाइब्रिड टॉल। दो कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल। और एक कैसा है? ये भी प्योर डॉर्फ है। एक कैसा है? प्योर टॉल है। दो कैसे हैं? हाइब्रिड टॉल हैं। और एक कैसा है? प्योर डॉर्फ है। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का? जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 1:2:1। क्या आता है? 1:2:1 आता है। एक कैसे है? प्योर टॉल है। दो कैसे हैं? प्योर डॉर्फ हैं।
और प्योर डॉर्फ नहीं, हाइब्रिड टॉल हैं, ठीक है। और एक कैसा है, एक है प्योर डॉर्फ है। तो रेशियो क्या आया, 1:2:1। देन अब देखते हैं जीनोटिपिक, ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1, किसका आया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। फिर फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, 3 कैसे हैं, 3 है टॉल। यहाँ पे हम हाइब्रिड कुछ नहीं देखेंगे। अब कोई प्लांट है, हमें दिखा एक छोटा एक बड़ा है, हमने उसे आइडेंटिफाई किया, ये हाँ ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है, हमें क्या हुआ, फिजिकल हमारी आंखों से। अब ये फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक मतलब होता है जेनेटिक, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब अंदर से उसकी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कहीं प्योर टॉल है, कहीं जो है हाइब्रिड टॉल है, कहीं प्योर डॉर्फ है, तो उसका वो जेनेटिक प्रॉब्लम है जो हमारी नेकेड आइज से हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो मतलब जो जेनेटिक चीज़ें होती हैं। फिनोटिपिक फिजिकल एप्रियंसेस मीन्स जो हमारी नेकेड आइज से हमें दिखाई दे रहा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो बस एक छोटा है और एक बड़ा है। तो यहाँ पे 3 कैसे हैं, 3 छोटे हैं और 3 बड़े हैं और एक कैसा है, छोटा है। तो 3 कैसे हैं, टॉल है, और 1 कैसा है, डॉर्फ है, ठीक है, छोटा है। तो ये क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो। देन नेक्स्ट इज डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस, या हम बोल सकते हैं एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों, क्योंकि मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मदद से ही डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं। देखते डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये डेफिनेशन क्या होती है, द 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर चूजन बाय मेंडल वर शेप एंड कलर ऑफ द सीड। मेंडल ने 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था और 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या था, एक तो जो है शेप लिया था, दूसरा क्या लिया था, सीड का कलर लिया था। एक सीड का शेप लिया था और एक क्या लिया था, सीड का कलर। सीड का शेप क्या क्या था, एक था राउंड, दूसरा क्या था, रिंकल्ड। कुछ पी प्लांट कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, प्रॉपर शेप होता है, कुछ कैसे होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, उनका शेप इनरेगुलर होता, प्रॉपर नहीं होता है। तो क्या क्या लिया था, शेप का कैरेक्टर, एक लिया था राउंड, दूसरा क्या लिया था, रिंकल्ड लिया था। देन कलर की बात करें तो कलर में क्या लिया था, एक लिया था येलो, दूसरा क्या लिया था, ग्रीन। तो मेंडल ने इसमें क्या किया, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, क्या क्या लिया, शीट का शेप और शीट का कलर। देखो राउंड के लिए हम क्या लेते हैं, राउंड के लिए हम लेते हैं एलील कैपिटल आर, और इसी का जो है हम नेक्स्ट लेंगे कि इसके लिए रिंकल्ड के लिए लेंगे स्मॉल आर, और येलो के लिए क्या लेते हैं कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए क्या लेते हैं स्मॉल वाई। देखते दोनों की क्रॉसिंग करा के, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर हम लिखते हैं कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। एक कैरेक्टर इसका लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक फिर इसका एक ये, फिर उसके बाद एक लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये क्या क्या है, ये कैरेक्टर है, क्या क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो कैरेक्टर आया है इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम निकालेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालते हैं। अब हम दोनों गैमेट्स के बीच में क्रॉसिंग करके देखते हैं कि राउंड येलो कितना आता है, राउंड ग्रीन कितना आता है, रिंकल्ड येलो कितना आएगा और रिंकल्ड ग्रीन कितना आएगा। देखते हैं जो हमने अभी कैरेक्टर लिया था, एक गैमेट का कैरेक्टर एक हाइब्रिड का इधर लिखेंगे और एक का इधर लिखेंगे। आप चलते क्रॉसिंग करते, एक इसका लिखो कैरेक्टर, एक ये लिखो, जैसे लिखा कैपिटल आर ये लिखा, ठीक है, फिर इसका एक लिखो कैपिटल आर, फिर ये कैपिटल वाई लिखो, इधर का कैपिटल वाई। सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम मैचिंग कराएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इस तरीके से हम इजीली जो है कर सकते हैं। फिर लिखा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरीके से हम कैरेक्टर लिखते हैं। उसके बाद तब देखते हैं कि कितना राउंड आता है, कितना ग्रीन आता है। कैपिटल आर देन एक कैरेक्टर इसका लिखेंगे, फिर एक ये लिखेंगे, इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं। देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। हमने पूरा बॉक्स फिल कर लिया। अब हम देखते हैं कि राउंड येलो कितना आएगा, राउंड ग्रीन कितना आएगा, रिंकल्ड येलो कितना आएगा और रिंकल्ड ग्रीन कितना आएगा। राउंड के लिए पहले हम कैरेक्टर लिख लेते हैं कि किसके लिए हमने क्या एलिल्स लिया था। राउंड के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल आर, येलो के लिए क्या लिया था, कैपिटल वाई, रिंकल्ड के लिए क्या लिया था, स्मॉल आर,
ग्रीन के लिए क्या लिया था, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई ये हमने लिया था। अब हमें जहाँ भी राउंड येलो दिखे हमें वहाँ की काउंटिंग करनी। जैसे ये क्या है, ये राउंड है, क्या है, राउंड है, ये क्या है, येलो है, तो एक राउंड येलो अभी तक हमें मिला। दिस इज राउंड येलो, राउंड येलो, ये भी क्या है, राउंड, ये क्या है, येलो, क्योंकि डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करते, जिसमें कैपिटल आर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, राउंड येलो। देन ये भी राउंड येलो, ये भी क्या हो गया, राउंड येलो, ये तो नहीं होगा राउंड येलो, राउंड होगा बट ये येलो नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये भी राउंड येलो, और ये भी क्या है, राउंड येलो, ये भी क्या है, राउंड येलो, और राउंड येलो, एक ये रहा राउंड येलो, ठीक है। अब कहीं तो हमें राउंड येलो नहीं दिखा। अब काउंटिंग करते कि राउंड येलो आया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने राउंड येलो आए, 9। कितने आए, 9। अब हम देखते हैं कि राउंड ग्रीन कितना आता है। ग्रीन के लिए क्या लिया था, स्मॉल वाई, और इसके लिए कैपिटल आर। इस तरीके के हमें जहाँ भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगी वो क्या होगा, राउंड ग्रीन। देखते हैं राउंड ग्रीन, ये देखो, ये क्या है, राउंड, ये क्या है, ग्रीन, ठीक है, एक हो गया राउंड ग्रीन, और ये भी राउंड, ये भी क्या है, ग्रीन। अब देखते हैं और हमें राउंड ग्रीन कहाँ देखने को मिल रहा है, राउंड ग्रीन, देखो ये भी क्या है, राउंड, ये क्या हो गया, ग्रीन, और तो हमें कहीं राउंड ग्रीन नहीं देखने को मिला। तो कितने हुए राउंड ग्रीन, 1 2 और एक कहाँ लिखा था हमने, ये 3 हो गए। कितने हुए राउंड ग्रीन, 3। देन अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। इस तरीके के हमें जहाँ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे वो क्या होगा, रिंकल्ड येलो। एक तो यही देखने को मिल गया, ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो, और ये भी क्या हो गया, ये भी रिंकल्ड येलो। 1 2, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया रिंकल्ड येलो। 3 हुए, 1 2 3, तो कितने हुए रिंकल्ड येलो, 3। देन अब हम देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल बचा, एक ही बचा, सब तो हमने फिल कर लिया, बचा क्या, एक बचा, तो ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितना है, 1 है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 9:3:3:3:1। क्या आता है, 9:3:3:1। और ये जो हम बना के करते हैं इसे कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को कहते हैं पुनेट स्क्वायर, जिसके बारे में किसने बताया था, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। पुनेट स्क्वायर में हम पूरी क्रॉसिंग करके देखते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का कितना आता है, 9:3:3:1। The next topic is how do blood group are inherited। अब हम देखते हैं किस तरीके से ब्लड ग्रुप जो है ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। अ पर्सन हैज वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। द ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन विच हैज अ 3 डिफरेंट फॉर्म डिनोटेड बाय द सिंबल। किस सिंबल से जीन को डिनोट करते हैं, जैसे IA, IB एंड IO, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप अगर IA, ये इस टाइप का जीनोटाइप दिया गया है, ठीक है, तो इसमें A क्या होगा, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, मीन्स A क्या है, डोमिनेंट है। अब जैसे दिया है IA, IO दिया है, तो IO जो है ये नहीं अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, क्यों, क्योंकि O क्या है, रेसिव है, और A क्या है, डोमिनेंट है, तो इसमें भी ब्लड ग्रुप A होगा जैसे। और अगर दिया IA, IB तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। और अगर दिया है IA, IB दिया है और IB दिया है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, D होगा, ठीक है। अगर IA दिया ब्लड ग्रुप A होगा, और IA, IO दिया इस तरीके कुछ दिया है तो A क्या होगा, डोमिनेंट होगा, O क्या होगा, रेसिव होगा, तो A ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, तो A ब्लड ग्रुप माना जाएगा। देन अगर दिया है IA, IB तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। और अगर फिर और कैरेक्टर दिए IB तो इसमें क्या होगा, ब्लड ग्रुप B होगा। तो ये सब क्या होगा, इसके जीनोटाइप। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप, और एक चीज़ O के लिए, अगर IO दिया है तो दोनों रेसिव है। अभी हमने पढ़ा था जब दोनों ही रेसिव होंगे तो इसमें क्या होगा, O ब्लड ग्रुप होगा, और कुछ तो है ही नहीं कि डोमिनेंट होगा,
जिसमें दोनों ही रेसिव हैं तो यही वही ब्लड ग्रुप क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। ठीक है, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो हमें बताना है कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। चलो निकालते हैं। मदर का आई ए है, मतलब ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए होगा, बी है तो आई बी होगा। अभी हमने देखा था कि इस तरीके से हम इनका जीनोटाइप लेते हैं। इधर एक कैरेक्टर लिखते हैं आई बी, ठीक, आई ए आई बी एंड देन आई ए। तो क्या चांसेस आया, जो बेबी का ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी। क्या चांसेस आएगा बेबी के ब्लड ग्रुप का, ए बी आएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और एक तरीका होता है लिखने का, जैसे एक तरीका तो यही हो गया आई ए, एक तरीका होता है जैसे आई ए स्मॉल आई, इस तरीके से हम लिख के निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से अगर हम निकालेंगे आई ए, जैसे मदर का ब्लड ग्रुप ए है बेबी और फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो स्मॉल आई, इधर हम लिखेंगे आई बी स्मॉल, आई ए स्मॉल आई। इस तरीके के निकालना जरूरी नहीं, इस तरीके से निकालेंगे तो उतना परफेक्ट जो है नहीं आता है रेशियो, बट इस तरीके से हम निकालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। स्मॉल आई देन आई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए बी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। इसमें कौन सा होगा, इसमें आई तो करेगा नहीं, ए ही करेगा, तो इसमें ए ब्लड ग्रुप होगा। इसका क्या होगा, बी होगा, इसका क्या होगा, ओ होगा। तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे सारा निकल के आ रहा था, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और ए भी आ रहा है, और ओ भी आ रहा है। तो अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ए है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो सकता है। The next is sex determination. The process by which the sex of person is determined is called sex determination. ऐसा प्रोसेस जिसमें पर्सन के सेक्स को बताया जाता है, मीन्स मेल है कि फीमेल है, उसी को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। द क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द पर्सन आर कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ऐसा क्रोमोसोम जो सेक्स बताता है कि मेल है कि फीमेल है, उसे कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, या सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। मदर के पास क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम होता है, मीन्स दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। किसके पास, मदर के पास। फादर के पास क्या होता है, एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। अगर हमें सेक्स डिटर्मिनेशन आइडेंटिफाई करना है कि ऑफस्प्रिंग का क्या होगा, देन क्रॉसिंग करके हम देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग का क्या होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो ये 50% चांसेस किसके हैं, 50% चांसेस होते हैं गर्ल्स के, और 50% चांसेस किसके हैं, बॉयज़ के। किसके चांसेस, 50% चांसेस गर्ल्स के हैं और 50% चांसेस किसके हैं, बॉयज़ के हैं। अब अगर ये पूछा जाए कि सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, मीन्स मदर करती है, फादर करते, फादर सेक्स को डिटरमाइन करते। क्यों, क्योंकि फादर के पास तो एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ना, और एक क्या है, एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बट मदर के पास दोनों ही एक्स एक्स प्रेजेंट है, तो मदर तो डिटरमाइन करेगी नहीं, फादर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है बेबी का सेक्स, मीन्स वो गर्ल होगा कि बॉय, मीन्स लड़की होगी कि लड़का, ये डिटरमाइन कौन करता है, फादर करते। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, कौन डिटरमाइन करता है, फादर, क्योंकि फादर के पास एक एक्स होता है और एक क्या होता है, मदर वाई होता है, बट मदर के पास दोनों ही एक्स एक्स होता है, तो बेबी के सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है, फादर। द नेक्स्ट इज एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम बात करेंगे एक्वायर्ड ट्रेट की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। देखते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट ऐसा कैरेक्टर जो कि डेवलप तो हो रहा है, बट वो इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट से कोई भी रिस्पॉन्स है उससे जब डेवलप हो रहा है, बट जो है वो इनहेरिट नहीं हो रहा है, मीन्स पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और डेफिनेशन देखते समझने के लिए,
द एक्वायर्ड ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास्ड ऑन देयर फ्यूचर जनरेशन। ये जो एक्वायर्ड ट्रेड होता है मीन्स ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं हो रहा, या फ्यूचर जनरेशन में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। और पॉइंट्स देखते क्या है, ओनली दोज ट्रेड कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन इन विच चेंज हैज अकर्ड इन द जीन प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सेल, या हम बोल सकते हैं गैमेट सेल ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। वो ट्रेड ट्रांसफर होता है जिसमें जीन पे कोई चेंजेस आते, मीन्स वो बोलते हैं कि वो जेनेटिक डिजीज है, मीन्स वो क्या हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन वो डिजीज क्या हो रही ट्रांसफर हो रही। तो वो पेरेंट्स को है तो उनकी जो प्रोजेनी होगी, उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसे भी वो डिजीज होगी, उसे बोलते हैं इनहेरिट ट्रेड। बट एक्वायर्ड ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल देके समझते हैं, जैसे इफ वी ब्रीड अ माइस ऑल द प्रोजेनी ऑफ माइस विल हैव अ टेल। हमने ब्रीडिंग कराई माइस की, दो माइस के साथ आपस में ब्रीडिंग कराई, ठीक है, तो जो नई जनरेशन बनी उसके पास प्रॉपर फुल टेल प्रेजेंट था, जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, जैसे उनके पेरेंट्स के पास टेल प्रेजेंट था वैसे ही ऑफस्प्रिंग के पास भी टेल प्रेजेंट था। नाउ इफ वी कट, अगर हमने जैसे माइस है उसकी जो टेल है इसकी हमने टेल कट कर दी तो माइस क्या हो गया टेललेस हो गया, उसके पास टेल नहीं प्रेजेंट है। फिर हमने उसकी ब्रीडिंग कराई, वी गेट अ न्यू माइस ऑल हैव फुल टेल। मतलब पहले क्या किया, दो माइस की आपस में ब्रीडिंग कराई जिससे जो नया प्रोजेनी बना, जो नई माइस बनी उसके पास प्रॉपर जैसे उसके पेरेंट्स के पास जो है टेल प्रेजेंट था वैसे ही ऑफस्प्रिंग के पास भी टेल प्रेजेंट था। फिर हमने क्या किया, उसकी खुद से ही कटिंग कर दी, मतलब माइस की टेल को कट कर दिया। फिर उसके बाद तब उसकी ब्रीडिंग कराई, तब भी जो माइस बना उसके पास ही फुल टेल प्रेजेंट था। क्यों ऐसा था, क्योंकि उसके जीन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके रिप्रोडक्टिव सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो नया जो माइस बना उसके पास भी टेल प्रेजेंट था। अगर जीन में कोई दिक्कत होगी, जीन में कोई म्यूटेशन क्रिएट होगा तभी ऑफस्प्रिंग में म्यूटेशन क्रिएट होगा, नहीं तो म्यूटेशन क्रिएट नहीं होगा। तो इसमें भी यही चीज़ है, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर होता है जो पेरेंट्स से इनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होगा, और कैरेक्टर तब तक नहीं ट्रांसफर होंगे, वो डिजीज पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में तब तक नहीं ट्रांसफर होगी जब तक उनके रिप्रोडक्टिव सेल में कोई दिक्कत नहीं होगी। मीन्स उनके गैमेट सेल में जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक जो है कैरेक्टर पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होते। इस टाइप की ट्रेड को क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड। The next is inherited trait, a trait of an organism which is caused by a change in its gene, it is called inherited trait। inherited trait का मतलब होता है जब जीन में कोई भी चेंज होगा और वो कैरेक्टर उनके पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा, उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। बट एक्वायर्ड ट्रेट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। एक्वायर्ड ट्रेट में क्या था, माइस, हमने दो माइस के आपस में ब्रीडिंग कराई तो जो नया ऑफस्प्रिंग बना उसके पास टेल प्रेजेंट था, उसके बाद उसके पास क्या प्रेजेंट था, टेल प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, हम लोग ने क्या किया, उसकी टेल को कट कर दिया, जो नई प्रोजेनी बनी उसकी टेल को कट कर दिया। फिर से ब्रीडिंग कराई तो जो नया ऑफस्प्रिंग था तो उसके भी प्रोजेनी में क्या था, पूरा टेल प्रेजेंट था। क्यों, क्योंकि ये चेंज जो है पहले से नहीं था, ये चेंज बाद में हुआ, तो वो कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर होगा प्रोजेनी में, उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। बट इनहेरिटेड ट्रेट में क्या होता है, जीन में प्रॉब्लम होती है, जीन में कैरेक्टर में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में वो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट एक्चुअली मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमने अपने पेरेंट्स से जितने भी कैरेक्टर रिसीव करते उसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। जैसे किसी बच्चे का, लड़की है तो अपने पापा के साथ किसी का नोज़ मैच करता है, किसी के ईयर मैच करते हैं, किसी के हैंड मैच करते हैं, किसी का हेयर्स जो है किसी के करली किसी के स्ट्रेट होते हैं, जैसे मदर के स्ट्रेट हैं, फादर के करली हैं, तो उसमें जो बच्चे होंगे किसी के स्ट्रेट होंगे किसी के करली होंगे। ये सब ट्रेड, ये सब कैरेक्टर जो हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। जैसे एग्जाम्पल में फादर के पास रेड करली हेयर प्रेजेंट है और ब्राउन आई है, मदर का स्ट्रेट हेयर प्रेजेंट है और स्ट्रेट ब्लैक हेयर है और ब्लू आई है, तो ये कैरेक्टर क्या होगा, उनके ऑफस्प्रिंग में ये सारे कैरेक्टर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो ये कैरेक्टर क्या हो रहा है, पेरेंट्स उनकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। The next topic is evolution. Evolution is the sequence of gradual change which take place in the primitive or organism over million of years in which new species are produced. Evolution का मेन मतलब होता है changes. एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, मीन्स जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे उनके में बॉडी में जो भी चेंजेस आए उनसे जो नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एवोल्यूशन।
एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, कौन कौन से ऐसे एविडेंस मिले थे जिससे पता लगाया गया था कि एवोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज विच प्रोड्यूस एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, कुछ सोर्स हैं जैसे कि होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, और तीसरा क्या है, फॉसिल है। 3 ऐसे एविडेंस मिले थे जिससे आइडेंटिफाई किया गया था इवोल्यूशन के बारे में। क्या क्या था, होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन एंड फॉसिल। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। होमो का मतलब होता है सेम, लॉगस का मतलब होता है ऑर्गन। ऐसे स्पीसीज जिनमें ऑर्गन उनका क्या है, सेम हो। दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम। देखो होमो का मतलब सेम, सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा, बट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। ऐसे एग्जाम्पल में 4 लिम्ब ऑफ मैन, लिजार्ड, फ्रॉग एंड बर्ड्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, बट ये अपने 4 लिम्ब से अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। देन नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन, दोज ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, डिफरेंट। होमो में क्या था, स्ट्रक्चर सेम था, एना में क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बट हैव सिमिलर एप्रियंसेस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। और बट वो फंक्शन कैसा करेंगे, फंक्शन सेम परफॉर्म करेंगे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस में क्या था, सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस में क्या होता है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज सेम। एग्जाम्पल इज विंग ऑफ एन इंसेक्ट एंड बर्ड्स, इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा, बट फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे, दोनों उड़ने का ही काम करेंगे। Then next is fossil. The remain of dead animals or plant that lived in the remote past are called the fossil. ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, पुरानी हो, और वो किसके अंदर पाई जाती हो, ज़मीन के अंदर पाई जाती है। जैसे एनिमल का फॉसिल हमें मिलता है, प्लांट्स का भी फॉसिल मिलता है, उससे आइडेंटिफाई किया जाता है क्या, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ फॉसिल्स मिले थे अलग अलग एनिमल्स के, जैसे कि मिला था एम्यूनाइड का फॉसिल और ट्रिलोबाइट का फॉसिल मिला था, और किसका मिला था, डायनासोर। इन्हीं फॉसिल से इनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया था। The next is Darwin theory of evolution. Charles Robert Darwin gave the theory of evolution in his famous book The Origin of Species. चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में बताया था, और क्या बताया था उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी अपनी एक फेमस बुक में। उनकी बुक का क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कभी कभी बुक का नाम भी पूछा था, बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय डार्विन इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मेन डार्विन ने जो बताया था, मेनली किसके बारे में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। इनका नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है कि जो स्पीसीज होती हैं वो डिपेंडेंट किस पे होती है, टोटली नेचर्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर नेचर उनको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाएगा, अगर नेचर बहुत अच्छा होगा तो स्पीसीज ही उतनी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। और इन्होंने इस नेचुरल सिलेक्शन को जो है फिटनेस से जोड़ा था, और फिटनेस का मतलब बॉडी फिटनेस का नहीं, फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस। फिटनेस को उन्होंने जोड़ा था किससे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस से जोड़ा था। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब होता है कि अगर स्पीसीज को सूटेबल कंडीशन या सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो स्पीसीज उतने अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाएंगे, और जब स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर पाएंगी तभी पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इनका नेचुरल सिलेक्शन का रिलेशन किससे था, नेचर जितना अच्छा होगा स्पीसीज उतने अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। और इन्होंने उस सब के बारे में किसमें बताया था, अपनी एक बुक में बताया था, और उसे क्या बोलते हैं, उस बुक का क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या बताया था, मेनली इनका थ्योरी क्या थी, डार्विन की क्या थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन। द नेक्स्ट इज स्पीशिएशन, द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज। पुराने किसी स्पीसीज से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पीशिएशन। क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन बोलते हैं। पुरानी किसी स्पीसीज से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ की ओरिजिन किस तरीके से अर्थ पे हुई थी। साइंटिस्ट J.B.S. Haldane suggested in 1929 that life must have developed from a simple inorganic molecule such as a methane, ammonia and hydrogen sulfide. H.B.S. Haldane ने ये सजेस्ट किया था 1929 में कि लाइफ का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ, जैसे कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड से। He also suggested from theoretical
कंसिडरेशन दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द सी वाटर, और उन्होंने ये भी बताया कि लाइफ का ओरिजिनेशन सबसे पहले कहाँ से हुआ है, सी वाटर से। देन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ प्रपोज्ड बाय हेल्डन, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ पे किस तरीके से लाइफ की ओरिजिन हुई थी इसके बारे में हेल्डन ने बताया था। वॉज कन्फाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड, और उसमें एक्सपेरिमेंट किया था एसर मिलर ने, और किसने किया था, यूरे ने किया था। किस ईयर में किया था, 953 में। ये सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये बताया था कि लाइफ की ओरिजिन सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, अर्थ पे हुई थी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।